फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया। इसको रिप्रेजेंट पाई से करते हैं और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर होती है। बेसिकली अगर ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है एन क्या, जो कि परपेंडिकुलर होगी प्लेन के सरफेस के, और कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच जो एंगल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल, उसको थीटा बोलेंगे। तो फ्लक्स जो होगी वो होगी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज ई ए कॉस थीटा। इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, ये क्या कहता है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 20 into 10 raised to minus 6 coulomb meter is enclosed by a closed surface. What is the net flux coming out of the surface? तो एक इनक्लोज सरफेस है, शेप नहीं दिया हुआ तो कुछ भी शेप ले लेंगे। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ओके, तो कह रहा है इस सरफेस से बाहर कितनी फ्लक्स आ रही है। आंसर होगा 0, कोई भी फ्लक्स नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता है, जो फ्लक्स होती है वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। टोटल चार्ज यहाँ क्या हो जाएगी 0, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में है। तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगी 0, देयरफॉर फ्लक्स क्या हो गई 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a dipole is kept inside a Gaussian surface. What is the total flux? सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम एक डायपोल रखेंगे तो इसमें कितनी फ्लक्स निकलेगी गॉसियन सरफेस के बाहर 0, क्योंकि नेट चार्ज क्या है 0 है। नेक्स्ट, तो इस सवाल को समझेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ये सिंपल सवाल है 1 मार्क्स का, लेकिन इसको डिटेल में समझते हैं। तो मान लो ये एक मेटालिक कंटेनर है, कंडक्टर है। ओके, और यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रही है। ओके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ पे चार्ज क्लाउड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंटेनर के अंदर नहीं जा रही है, यानी ये जो कंडक्टर के अंदर जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है। तो ये जो एरिया है ये प्रोटेक्टेड है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इसी को शील्डिंग बोलते हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो कार में बैठा हुआ पैसेंजर जो है वो सेफ होता है कंपेयर टू जो फील्ड में ओपन ग्राउंड में है या किसी पेड़ के नीचे है। ओके? तो ये काम करती कैसे है।
देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है तो ये जो एंड है, जो पॉजिटिव चार्ज के सामने है, वो मेटालिक इलेक्ट्रॉन, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, आधे सरफेस को। और अनदर हाफ पार्ट जो है वो बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो क्या होगी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस डायरेक्शन में। ओके, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे। फाइनली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं बचेगा। ओके, इस तरह से ये वर्क करती है। इसको रेन कोट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, रेन कोट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आ गई होगी ये। अब क्वेश्चन नंबर 5, two charges of magnitude -2 and +q are located at points A0 and 4A0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at the origin? ओके, सवाल समझते हैं। दो चार्ज है -2q और q। -2q की कोऑर्डिनेट ये जिस पॉइंट पे है, मान लो ए पॉइंट पे है, और इस ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट A0 है, और ये q चार्ज बी पॉइंट पे है और इसकी कोऑर्डिनेट 4A0 है। तो अब ओरिजिन मान लो यहाँ है O, जिसकी कोऑर्डिनेट 0 0 है। ओके, कह रहा है कि 3a रेडियस की एक गॉसियन सरफेस है जो कि स्फीयर फॉर्म में है। तो ये a हो गई, ये 2a हो गई, और ये मान लो 3a हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 3a0 है, इससे पास करेगी गॉसियन सरफेस। तो मैं ये गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ के मुताबिक चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितनी है, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर होती है, इसीलिए वेक्टर साइन डालने की या डायरेक्शन डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्यू क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, क्योंकि ये क्यू गॉसियन सरफेस के बाहर है, इसीलिए ये इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो प्लेन शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। ओके, तो हमें इन दोनों के बीच में बी पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ए पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाहर यहाँ। तो इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी नेगेटिव चार्ज की तरफ इस डायरेक्शन में। सिर्फ मैं अभी पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ इससे। और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट भी करेगा अपनी तरफ। तो ये ब्लैक वाली जो निकल रही है वो नेगेटिव चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड्स की नेट डायरेक्शंस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। पॉजिटिव प्लेट वाली कंट्रीब्यूट करती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
और नेगेटिव प्लेट वाली भी कंट्रीब्यूट करती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी यूनिफॉर्म होती है और कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए बी पे कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक ही तरफ देखें, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगी इस तरफ। और नेगेटिव प्लेट में हमें पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट करेगी, यानी इस तरफ निकलेगी, है ना, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी। तो एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब इस एरिया में देखें, नेगेटिव प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रेट करेगी, कन्वर्ज करेगी, और पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकलेगी ऐसे, है ना। तो यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होगी। पॉजिटिव का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव का माइनस, और ये क्या हो जाएगी, 0। तो इस साइड और इस साइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो दोनों प्लेट के बीच में होगा, और कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा फाइनल इसका पिक्चर। इस प्लेट के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 0 और बी पे कितना। अब इस सवाल को देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originating from a charge of 1 coulomb given epsilon naught equal to 8.854 into 10 raised to minus 12 coulomb square Newton inverse meter inverse square। तो देखो यहाँ पे ये जो चीजें बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ये बेसिकली फ्लक्स को ही बोलते हैं। तो हमें फ्लक्स निकालना है, और गॉसेस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितनी है, 1 कूलम है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12। ओके, तो इसको और सिंपल बनाने के लिए हम ऊपर 4 पाई और नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इजी हो गया, देखो ऊपर 4 पाई हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 रेज़ टू 9। तो आंसर हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 रेज़ टू 9 वोल्ट मीटर। इतनी आंसर हो जाएगी। ओके, अगर पाई को भी चेंज करना है तो आप 3.14 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8, S1 S2 are two parallel concentric spheres including charges q and 2q respectively as shown in figure. What is the ratio of electric flux through S1 and S2? तो यहाँ पे दो कोसेंट्रिक स्फीयर्स दिख रहे हैं। इसके अंदर, छोटी वाली स्फीयर के अंदर चार्ज Q है, और इन दोनों स्फीयर के बीच में चार्ज 2Q यहाँ पे रखी हुई है, और यहाँ चार्ज Q है। तो हमें रेशियो निकालना है फ्लक्स 1 और 2, यानी इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उससे क्या फ्लक्स निकलेगी, 5 1, और ऊपर वाली सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होगी 5 2, उसकी रेशियो निकालनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज इनसाइड Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से। और इसके लिए क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज ये Q प्लस ये 2Q, तो Q प्लस 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली
हो गई Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय 3Q। तो कट पिट जाएगा और 1/3 आ जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। तो रेशियो हो जाएगी 5:1:5:2 इक्वल टू 1:3। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गई। अब सेकेंड पार्ट, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। ओके, अंदर वाली स्फीयर की बात कर रहा हूँ। If a medium of dielectric constant phi is introduced in the space inside S1, अब इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं। okay? तो अब फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स जो हो जाएगी फाई 1 प्राइम, वो टोटल चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहाँ एप्सिलॉन होगा। ठीक है, क्लियर। और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो होती है वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इनटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिंस एप्सिलॉन इक्वल टू, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को। तो ये हो जाएगी क्यू के एप्सिलॉन नॉट, और के दिया हुआ है कितना, पाई, क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। तो पहले फाई 1 कितनी थी इनिशियली, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, है ना, ये है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितनी हो गई, 1/5 हो गई। तो फाई 1 क्या हो जाएगी, 1/5। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड। फाई 1 जो होगी, लिखने में गड़बड़ी थी, वेट वेट वेट, वो 5:1 होगी। फाई 1 जो होगी वो 1/5। ये सही है, क्योंकि ये वाली ऊपर चली जाएगी। ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट के से करते हैं या पी आर से भी करते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर एक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, इसका मतलब है अगर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, तो इस मटेरियल में जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E/5 हो जाएगी। इतनी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस मटेरियल में कम हो जाएगी अगर उसकी कंपेयर करें एयर से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको यही बताता है कि एक मटेरियल कितना रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अपने अंदर एयर की तुलना में, एयर के कंपेयर में या एम्प्टी स्पेस के कंपेयर में। इसीलिए एयर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको 1 कंसीडर करते हैं, और जितनी भी मटेरियल होगी दुनिया में उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा होगी। इसीलिए याद रखना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो एयर में उसकी स्ट्रेंथ है ई नॉट। अब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी नॉन कंडक्टर रखती है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ये अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है E0/K। ठीक है, अगर ओपन यानी एम्प्टी स्पेस में E0 थी तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में E0/K होगी। तो यहीं यहीं से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होती है वो रेशियो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एम्प्टी स्पेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की उस मीडियम में जिसका हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9, फिगर shows 3 point charges 2q, -q and 3q. Two charges 2q
and minus q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? और फिगर तो दिया नहीं है तो हम ही बना लेते हैं। देखो हमारे पास तीन चार्जेस हैं, +2q, -q और +3q। ओके, तो कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस 2q और -q एक सरफेस S के अंदर है। ओके, और हमें फ्लक्स निकालना है जो कि इस सरफेस S से लिंक्ड है। तो जो फ्लक्स होगी वो गॉस लॉ के मुताबिक टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर होती है कितनी हो जाएगी, 2q -q, ये होगी टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हो जाएगी q/एप्सिलॉन नॉट। यही इसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक स्फेरिकल सरफेस है S, ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ी हुई है Q, और इस Q की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁸ कूलम। हमें इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। तो फ्लक्स क्या होती है, गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग q/एप्सिलॉन नॉट। तो 8.85 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12। तो आंसर हो जाएगी 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या 10⁴ वोल्ट मीटर। कितनी हो जाएगी फ्लक्स। इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर ये सरफेस है ना, इसको बढ़ा दी जाए, इसकी एरिया बढ़ा दी जाए, मतलब मान लो ये ना हो के ये हो जाए, तो फ्लक्स क्या होगा। तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। वैसे फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करता है लेकिन इस केस में नहीं करेगा क्योंकि यहाँ सिमेट्रिसिटी है। मान लो इस चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, वो ऐसे जा रही है तो वो सेम ही निकलेगी ना दोनों। ओके, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो याद रखना है कि अगर एक स्फीयर हो उसके अंदर चार्ज क्यू है तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी स्फीयर हो, है ना, फ्लक्स सेम होगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, हर एक स्फीयर के सरफेस पे अलग अलग होगी। फ्लक्स सेम होगा, उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। हाँ, तो अब इस सवाल को देखो। सवाल कह रहा है कि एक प्लेन है, ठीक है, वाई जेड, क्लियर हो। इस प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, आई कैप हो जाएगी, ठीक है, जो इनके परपेंडिकुलर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। मान लो ये एक प्लेन है जो वाई जेड में, यानी ये एक सरफेस है जो वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप हो जाएगी, यानी एक्स हो जाएगी। ओके, तो ये तो समझ में आ गया, वाई जेड प्लेन की डायरेक्शन आई कैप होती है यानी एक्स होती है। तो अब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 20 यूनिट्स यूजिंग yz प्लेन। तो जो एरिया वेक्टर है वो yz प्लेन में है, यानी
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप, और मैग्नीट्यूड कितनी है, 20। ओके, इसको बोलेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आई और जे के बीच में 90 डिग्री बनी है, तो इसके बीच फ्लक्स निकलेगी नहीं। आई और के में भी 90 डिग्री है, आई और आई में निकलेगी। तो क्या हो जाएगा, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 20 आई कैप। तो 6 × 20, बाकी 0 और 0, तो 120 हो जाएगी। तो फ्लक्स कितनी होगी, 120 यूनिट्स हो जाएगी। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 3 × 10⁻³ इस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, न्यूटन और कूलम्ब। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz? एक स्क्वायर है जो yz प्लेन में है, मतलब एक स्क्वायर की जो प्लेन है, ये ये y है और ये z है। ओके, तो इस स्क्वायर की जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आई कैप ही होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि प्लेन वाई जेड है। और ये जो स्क्वायर है उसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 × 10⁻²मीटर है। ठीक है, हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई है 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट एरिया हो गई 10 × 10⁻² आई कैप। अब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री बनेगी और ये डॉट प्रोडक्ट है तो निकल जाएगी, सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 × 10⁻³ +1 - 2, तो ये हो गई 3 × 10⁻², दैट इज 300 Nm² पर कूलम, या 300 वोल्ट मीटर। कितनी हो जाएगी, आंसर हम सही है या मैंने कुछ झोल किया है, ठीक ही है। तो वो मैंने जस्ट यहाँ पे साइड लिखी है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड नहीं, एरिया। तो यहाँ एरिया करनी पड़ेगी, तो करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻², यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर 10⁻²। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1, दैट इज 30 Nm² पर कूलम, या 30 वोल्ट मीटर। ओके, मैंने पहले सिर्फ और सिर्फ साइड लिख दी थी। स्क्वायर की एरिया क्या होती है, साइड स्क्वायर, वो करना जरूरी है। अब सेम क्वेश्चन में कह रहा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। मतलब स्क्वायर सेम रहेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये है ना, स्क्वायर सेम रहेगी लेकिन उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जो इस स्क्वायर का नॉर्मल होगा, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, उसके बीच में और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से उसके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो आंसर अब हम ऐसे लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर
डॉट ए वेक्टर होता है तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है? 3 × 10⁻³ दिया हुआ है। एरिया जो है 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, यानी अगर पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, 3 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻²। और ये हो, सो आंसर हो जाएगी 50 Nm² पर कूलम। ओके, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, a point charge 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter. What is the magnitude of electric flux through the square? ओके, तो देखो यहाँ पे एक स्क्वायर में बना रहा हूँ। अब हाँ, कान खड़ी मत कर लेना, स्क्वायर की सिर्फ ऐसी नहीं होती। तो 3D में बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। इसके पीछे एक रीजन है, आप इसको स्क्वायर ही कंसीडर करो। मुझे भी ये आता है ऐसे बनाना, लेकिन ऐसे बना रहा हूँ, इसके पीछे पर्पस है। ठीक है, तो मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया, इसकी सेंटर ये है और सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर कुछ यहाँ पे एक चार्ज रखी हुई है 10 माइक्रोकूलम की। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और स्क्वायर की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर की जो लूप है उससे कितनी फ्लक्स लिंक्ड है, इस क्लोज लूप से जो फ्लक्स लिंक्ड है उसकी वैल्यू निकालें। तो इसको बनाने के लिए हम गॉसियन लॉ यूज करेंगे, और गॉस लॉ तभी यूज कर सकते हैं जब गॉसियन सरफेस हो, मतलब एक इनक्लोज सरफेस हो, चार्ज एक इनक्लोज सरफेस के अंदर हो। ठीक है, और गॉस लॉ आप तभी यूज कर पाओगे जब कहीं ना कहीं कुछ सिमेट्रिसिटी दिखे, कुछ सिमेट्रिक फेसेस दिखे, ऐसी शेप दिखे जिसका कुछ ना कुछ आप एरिया वगैरह करके आंसर निकाल लो। तो इस केस में कैसा शेप बनाए जो गॉस लॉ फिट बैठे? तो आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। ओके, तो 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे क्या है? साइड है स्क्वायर की। तो एक क्यूब ड्रॉ करेंगे इसी के ऊपर, जो इस चार्ज, ये जो 10 माइक्रोकूलम है, इसको अपने अंदर रखे। तो इस तरह से आप एक ऊपर 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, एक यहाँ 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, फिर एक यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर यहाँ ऐसे, और फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो ऐसे तो एक बार और मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद जैसा बना ठीक है। हम्म, ये हुआ। तो इसीलिए मैंने कैसा बनाया था, शेप जो है स्क्वायर की इस तरह से चूज की है। ओके, तो अभी जो है ये एक क्लोज्ड क्यूब के अंदर चार्ज आ गया है, तो हम फ्लक्स क्यूब की वजह से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
क्यूब के लिए गॉस लॉ यूज कर सकते हैं क्योंकि चार्ज को चारों तरफ से क्यूब ने बंद कर रखा है। ओके, तो क्यूब की जो एरिया होती है वो बराबर होती है एक स्क्वायर की एरिया इंटू 6, यानी 6 सरफेस से जो फ्लक्स है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है ना। तो स्क्वायर के एक सरफेस से जो फ्लक्स हो जाएगी, है ना, तो ये है क्यूब से। तो स्क्वायर से जो फ्लक्स निकलेगी स्क्वायर के फेस से वो क्या हो जाएगी 1/6 ऑफ क्यूब की फ्लक्स, दैट इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज की वैल्यू डाल देंगे, क्यू की जगह 10 माइक्रोकूलम यानी 10 इंटू 10⁻6, 6 और यहाँ 8.85 इंटू 10⁻12, जो आएगा वही आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन आपको निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा, मेरी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द surface of the box were zero, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? तो बॉक्स की शेप नहीं दी हुई है, तो मैं सिंपलिसिटी के लिए स्फेरिकल शेप लेता हूँ, किसी भी शेप के लिए आंसर करेक्ट है। तो कह रहा है कि अगर इस बॉक्स में कोई भी फ्लक्स लिंक्ड नहीं है, यानी फ्लक्स जो है वो जीरो है, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए इस बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज भी जीरो होगा या चार्ज जीरो होगा, वर्ड समझना। तो आंसर है हाँ, टोटल चार्ज जीरो होगा लेकिन चार्ज जीरो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि यहाँ 5 कूलम हो, यहाँ -5 कूलम हो, तो टोटल चार्ज तो जीरो है लेकिन चार्ज जीरो नहीं है। क्वेश्चंस में पूछा कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस, चार्जेस बोला, टोटल चार्जेस नहीं बोला, तो आंसर होगा नो। और क्यों नहीं, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। नेट चार्जेस जो होगी वो एब्सेंट होगी यानी जीरो होगी, लेकिन चार्जेस हो सकती है। ओके, फिर से रिपीट कर दूं, कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें फ्लक्स जीरो है, ठीक है, तो क्या इसमें चार्ज नहीं होगा, एब्सेंट होगा? तो आंसर है नहीं, चार्ज हो सकता है लेकिन कितनी हो सकती है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक? तो क्यूब वाला हम पहले ही कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। इस क्यूब के सेंटर में एक पॉइंट चार्ज है, मान लो क्यूब, तो इसमें फ्लक्स कितनी होगी, तो फ्लक्स होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लिंक्ड होगी विथ ईच फेस ऑफ द क्यूब, क्या हो जाएगी, ईच फेस क्या हो जाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, two large parallel thin metallic plates are placed close to each other. तो यहाँ एक प्लेट ले लो और यहाँ एक थिन प्लेट ले लो। The plates have surface charge density of opposite signs and magnitude this। इसके ऊपर जो surface charge density है वो प्लस है 20 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसके ऊपर जो surface charge density है वो -20 इंटू 10⁻12 कूलम per meter square। Calculate the electric field intensity in outer region of plates। मतलब यहाँ पे टोटल 3 रीजन बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आउटर रीजन है और सेकेंड जो है इनर रीजन है। द इंटीरियर रीजन बिटवीन द प्लेट्स, तो आउटर रीजन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से होगी, और इसकी वजह से माइनस सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड में नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन ऐड करोगे तो ये 0 देगी प्लस, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। सेकंड में इस दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और नेगेटिव वाले की वजह से भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों ही क्या होगी ऐड होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीरियर यानी सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई इंटीरियर इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 20 into 10 raised to minus 12 upon 8.85 into 10 raised to minus 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। तो ये नियरली 2.2 समथिंग, बस उतना ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा आंसर। और यहाँ तो जीरो ही है, यहाँ तो जीरो है, तो आउटर में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, दैट्स इट। तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के कर दिए।